नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं द रिदम म्यूज़िक यूट्यूब चैनल। ये है नेट जेआरएफ प्रिपरेशन सीरीज़ एपिसोड 7 और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अक्सर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व नहीं करते, जिससे उन्हें एक इंसाइट नहीं मिलता कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, किसी टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न पत्र सॉल्व है, मैं बस आपके साथ इसका प्रश्न डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राग कल्याण थाट से नहीं है? छायानट, केदार, शुद्ध कल्याण और गोरख कल्याण। तो इसका आंसर है गोरख कल्याण। ठीक है, छायानट, केदार और शुद्ध कल्याण ये कल्याण थाट का ही राग है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उल्लास कशालकर किसके शिष्य हैं? इसका उत्तर है गजानन राव जोशी। तीसरा प्रश्न है, ढाड़ी शब्द का अर्थ क्या है? तो ढाड़ी शब्द का अर्थ होता है संगीत जीवी समुदाय। उसके निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब मैच द कॉलम। ये नाम और उपनाम वाला प्रश्न है कि किस कलाकार का क्या उपनाम था। तो पहला दरस पिया, तो दरस पिया महबूब खान का नाम है। प्राण पिया विलायत हुसैन खां साहब को कहते थे। सब रंग बड़े गुलाम अली खां साहब को कहते थे। और प्रणव रंग ओमकार नाथ ठाकुर जी को कहते थे। तो आपको नाम उपनाम याद करना है। आपको क्या क्या करना है, अभी ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको उसका प्रश्न और उसका उत्तर एक अपने कॉपी में लिख लेना है। ऐसे क्या होगा, जब एग्ज़ाम पास में आएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, आपको पूरा किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन निर्मल शाह के शिष्य नहीं है? तो इसका उत्तर है सादिक अली खान, अर्थात इमदाद खां, जाफ़र खां और बंदे अली खां निर्मल शाह के शिष्य थे। उसके बाद पंचपाड़ी किसका नाम है? पंचपाड़ी एक प्राचीन ताल है। उसके बाद हु इज़ द विचित्र वीणा प्लेयर अमंग द फॉलोइंग। हम हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन विचित्र वीणा वादक है? इसका उत्तर है अब्दुल अज़ीज़ खां, अर्थात अब्दुल अज़ीज़ का विचित्र वीणा वादक है। उसके बाद आगरा घराने के ख्याल गायकों के सही समूह को चुनिए। नत्थन खां, विलायत हुसैन खां और खादिम हुसैन खां। उसके बाद निम्नलिखित स्वर समुदाय किस वर्ण का उदाहरण है? सा रे ग रे सा। आरोही, अवरोही, संचारी या स्थाई। तो इसमें देखिए, सा रे ये एक आरोही का उदाहरण हो गया, ग ये स्थाई का उदाहरण हो गया, फिर रे ग ये आरोही का उदाहरण हो गया और रे सा ये अवरोही का उदाहरण हो गया। अर्थात इसमें स्थाई, आरोही, अवरोही तीनों हैं। तो ये क्या हो गया, जिसमें तीनों होता है उसको क्या कहते हैं? संचारी। तो ये संचारी इसका आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित स्वर समुदाय किस राग का है? तो एक बार आप गा के देख सकते हैं। रे रे पा म प द नि पा म प म। तो ये जो स्वर समुदाय है ये गौड़ मल्हार का है। निम्नलिखित में से बियाड़ लय कौन सी है? तो लय जो होती है आड़, कुआड़, बियाड़, इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो बियाड़ लय होती है वो होती है 7/4, लेकिन यहाँ पे 7/4 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1/3/4। तो 7/4 को यदि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 4 का 1 से गुणा कर देंगे और उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 4 1 4 + 3 7, तो 7/4। तो 7/4 को हम 1/3/4 भी कहते हैं, या इसको हम 1/4 भी बोल सकते हैं। अब अगला प्रश्न, गुलू शब्द किस वाद्य से संबंधित है? गुलू शब्द सितार से संबंधित है। उसके बाद हुमफित शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? यह गमक से संबंधित है, यह गमक के प्रकार में आता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा स्वर अध्वदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है? तो अध्वदर्शक स्वर के नाम से एक ही स्वर जाना जाता है, मध्यम। अब हम आगे जो वीडियोज़ आएंगी उनमें हम इन्हीं सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक वही है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, तो हम उनके ऊपर बहुत डिटेल्ड में वीडियोज़ आगे हम देखने वाले हैं। अब माई म्यूज़िक माई लाइफ ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो माई म्यूज़िक माई लाइफ ग्रंथ के लेखक हैं पंडित रविशंकर जी।
निम्न में से कौन सा राग आश्रय राग है? तो निम्न में से पूर्वी राग आश्रय राग है। आश्रय राग का अर्थ क्या होता है? आश्रय राग अर्थात वह राग जो अपने थाट के नाम का ही होता है, जैसे भैरव, भैरवी, मारवा, है ना, आसावरी, पूर्वी। तो जो थाट हैं और उसी थाट के नाम पे उसका वह राग भी है, तो वह आश्रय राग होता है। तो इसमें मालकौंस है जो कि भैरवी थाट का है, रामकली है जो कि भैरव थाट का है, पूरिया है जो कि मारवा थाट का है, और पूर्वी जो है वो पूर्वी थाट का है। तो इसका राग का नाम और थाट का नाम भी सेम है, इसलिए इसका आंसर पूर्वी। उसके बाद चतुश्र जाति त्रिपुट ताल की मात्रा संख्या है 8। इस क्वेश्चन को हम कर्नाटक ताल पद्धति जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। ये कर्नाटक ताल पद्धति से ये प्रश्न है। उसके बाद इस कथन का चुनाव करें जो कि सही नहीं है। राग ध्यान सिद्धांत का रस भाव से घनिष्ठ संबंध है। मध्यकाल में उत्तर दक्षिणीय दोनों पद्धतियों में राग रागिनी की अवधारणा प्रचलित है, ये बात भी सही है। संगीत दर्पण तथा संगीत मकरंद राग रागिनी वर्गीकरण से संबंधित ग्रंथ है, ये भी सही है। भरत ने राग ध्यान का उल्लेख किया है, यह बात गलत है। उसके बाद किस जाति में प्रबंध के 6 अंगों का होना अनिवार्य है? यह है मेदिनी। ठीक है, जब हम प्रबंध की जातियाँ पढ़ेंगे जो कि होती हैं मेदिनी, दीपनी, आलापनी, भावनी और तारावली, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस जाति में कितने अंग होना अनिवार्य है। उसी तरह मेदिनी में 6 अंगों का होना अनिवार्य है। ये जब हम प्रबंध टॉपिक पढ़ेंगे तो ये उसके अंतर्गत आएगा। साम संगीत में अलंकारिक प्रयोगों के लिए किन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो साम संगीत में अलंकारिक प्रयोगों के लिए विनत तथा अत्युत्क्रम पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जन्य जनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया? तो इसका उत्तर है मतंग। भातखंडे के अनुसार आवाज़ के परिष्कार हेतु किन तत्वों का होना आवश्यक है? आवाज़ ठीक प्रकार से निकलना, आवाज़ की स्थिरता, श्वास नियंत्रण, रागों की तकनीकी समझ। इसका उत्तर है ABC, अर्थात रागों की तकनीकी समझ का होना आवश्यक नहीं है भातखंडे जी के अनुसार आवाज़ के परिष्कार हेतु। केवल आवाज़ ठीक से निकलना चाहिए, आवाज़ में स्थिरता होनी चाहिए तथा श्वास में नियंत्रण होना चाहिए। अब जिस राग में पंचम का प्रयोग न होता हो उसे इंगित कीजिए। तो ये सोहनी में नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब में होता है। भिन्न को चुनिए। रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रहमत खान। तो ये तीनों कैराना घराने के हैं, ये कैराना घराने के नहीं हैं। लोचन के श्रुति स्वर स्थानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो लोचन ने भी षड्जग्राम की अवधारणा मानी, जिसके अनुसार रे 7 पे, म मध्यम 13 पे, पंचम उन्होंने 17वीं पे रखा, लेकिन यहाँ पे 16 दिया है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है लोचन के अनुसार कौन सी जोड़ी सही नहीं है। निषाद 22 पे ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचम 16। आइडेंटिफाई द नोट, हम हिंदी में पढ़ते हैं। बिहाग को बिहागड़ा से अलग करने वाला स्वर को इंगित कीजिए। कोमल निषाद, अर्थात हम अगर बिहाग में कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं शुद्ध निषाद की जगह, तो वो कौन सा राग बन जाएगा? बिहागड़ा। निम्नलिखित में से किन रागों में कोमल नी, ध, नी, सा स्वरावली का प्रयोग किया जाता है? तो ABC इसका आंसर है, अर्थात मियाँ के सारंग, मियाँ मल्हार तथा बहार। सुर मल्हार में नी, ध, निसा का प्रयोग नहीं होता। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमें जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये उसके अंतर्गत ये टॉपिक आएगा। हम ग्रंथ को पूरा काल के अनुसार पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रंथ सबसे प्राचीन है, प्राचीन से लेके उसका वर्तमान तक कौन कौन से ग्रंथ आते जा रहे हैं, हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें जो व्यवस्था हुई है वो इस प्रकार से है। पहला है बृहद्देशी, उसके बाद आया स्वरमेल कलानिधि, उसके बाद आया अनूप संगीत रत्नाकर, और उसके बाद आया राग तत्व विबोध। फिर मध्यम ग्रामिक पंचम है। देखिए, हमने जो ग्राम टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने मध्यम ग्राम देखा था, तो उसमें देखा था कि जो मध्यम ग्राम की व्यवस्था है वो है 4, 7, 9, 13, 16, 20, 22। तो उस प्रकार से यदि हम देखें तो पंचम जो है वो 17 से 16 हो गया। तो जब पंचम 16 हो गया तो 16 से देखेंगे तो वो
14, 15 और 16 3 श्रुतियाँ का हो गया। पहले पंचम कितनी श्रुतियों का था? वो 4 श्रुतियों का था, लेकिन मध्यम ग्राम में आने के बाद वह पंचम कितनी श्रुतियों का हो गया? वो 3 श्रुतियों का हो गया। तो इसका आंसर होगा त्रिश्रुति। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, मैं उस टॉपिक को वापस समझाने का प्रयास करूँगा। मेल प्रस्तार की सुविधा की दृष्टि से किन स्वरों को रा, री तथा रू की संज्ञा दी गई है? उसका उत्तर है शुद्ध ऋषभ, पंचश्रुतिक ऋषभ तथा षट्श्रुतिक ऋषभ। संगीत रत्नाकर पर किन विद्वानों द्वारा टीका लिखी गई है? तो इसका उत्तर है कल्लीनाथ, केशव एवं सिंह भूपाल। अभिनव गुप्त ने भरत के नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी है। यदि राग मारवा के मंद्र ध को सा मान लिया जाए तो ध, नि, रे, ग, तीव्र म, ध स्वरावली से किस अन्य रागों के स्वरों की प्राप्ति होगी? देखिए ये मूर्छना का प्रश्न है। किसी एक राग के बारे में दे करके उसके किसी स्वर को सा मान करके आरोह अवरोह करने पर कौन सा राग प्राप्त होगा, तो ये आपको पेन पेपर लेके करना पड़ेगा। इसका मैं तरीका आपको ईज़िली एक्सप्लेन करूँगा आने वाले वीडियो में कि मूर्छना के ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो अभी आप ये जान लीजिए कि धनी रेगा म को मारवा के मंद्र ध को लेकर के अगर सारे गा म किया जाए, अगर आरोह अवरोह किया जाए तो भूपाली राग प्राप्त होगा। राग विज्ञान के लेखक हैं विनायक राव पटवर्धन जी। फिर मैच द कॉलम है। ये देखिए ये रागों के उत्तर दक्षिणी देखिए ये मैच द कॉलम है। ये रागों के उत्तरी नाम और रागों की दक्षिणी नाम। तो खमाज को कहते हैं हरिका भोजी, भैरव को कहते हैं माया मालव गौड़, काफ़ी को कहते हैं खरहर प्रिय और आशावरी को कहते हैं नट भैरवी। अब उसके बाद है ग्रंथ और उसके लेखक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। राग दर्पण के हैं फ़कीरुल्लाह, नगमाते आसवी के मोहम्मद रज़ा, रस कौमुदी है श्रीकंठ और रागमाला है पुंडरिक विट्ठल। फिर मागधी शब्द किसके प्रकार हैं? तो मागधी शब्द गीति के प्रकार हैं। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में सम और खाली के लिए किन चिन्हों का प्रयोग होता है? तो सम के लिए 1 और खाली के लिए प्लस। संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है? संगीत दर्पण में शुद्ध, छायालक तथा संकीर्ण का वर्गीकरण दिया गया है। भातखंडे ने 10 ठाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? तो वेंकटमुखी के 72 मेल के ऊपर भातखंडे जी ने अपने 10 ठाटों को व्यवस्थित किया है। उसके बाद चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत में क्या पाया जाता है? तो रूपरेखा और विषय वस्तु, ये कॉमन है तीनों में। सांगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को कहते हैं यंत्रका को। तीसरे स्वर स्थान में आलाप को प्रस्तुत करना क्या कहते हैं? अर्धस्थित स्वर। ये है अनिबद्ध गान में, अनिबद्ध गान का एक टॉपिक, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आप ये याद रखिए कि तीसरे स्वर स्थान में आलाप को प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं? अर्थस्थित स्वर। वाजिद अली शाह के दरबार में किस गान विधा को लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो ठुमरी, ये बहुत ही पॉपुलर है। संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है 19, 7 शुद्ध और 12 विकृत। ध्रुपद और उसका विकास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है क्या? आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, जिनका उपनाम है अनंगरंग। श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो यह है राग तत्व विबोध। निम्नलिखित में से किन गुणों का होना वाग्यकार में आवश्यक है? तो यह है मातु और धातु। कव्वाली गान विधा का अवतरण किसने किया? तो कव्वाली गान विधा का अवतरण अमीर खुसरो ने किया। निम्नलिखित में से वास्तविक शोध कार्य शुरू करने से पहले किस महत्वपूर्ण अव्यय का होना आवश्यक है? तो रूपरेखा। आपके पास एक रूपरेखा होनी चाहिए, तभी आप रिसर्च कर सकते हैं। सुशिर वाद्य कौन सा है इसमें से? तो नफीरी सुशिर वाद्य है। तो ये था 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी वीडियोस लाएंगे, डिटेल्ड वीडियो लाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो तो ज़रूर लाएंगे, और आपको इससे
नोट्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आप लिख करके याद करना शुरू करिए और बाकी टॉपिक्स को समझना शुरू करिए। और यदि आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका नेट और जेआरएफ ज़रूर निकलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तब तक के लिए धन्यवाद।